पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? मुहावरे वो शब्द हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे ही लोकोक्तियां क्या है? लोकोक्तियां यानी लोक कथाओं पर आधारित कुछ कहावतें होती हैं जो लोगों ने अपने आवास को देखकर, आसपास के लोगों को देखकर कुछ कहावत सिद्ध करी है जिनका अपना कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या फिर बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई बात विशेष चमत्कार को अर्थ देने लगती है, जिसे मुहावरा कहते हैं। तो ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, वो मुहावरा कहलाता है। आइए कुछ मुहावरे व उनके वाक्य प्रयोग से पढ़ें। तो सबसे पहला मुहावरा क्या है आपका? अंग अंग मुस्कुराना, यानी बहुत खुश होना। तो बच्चों, जब आपको आपके माता पिता आपको कोई गिफ्ट देते हैं या कोई आपकी कही हुई बात को मान लेते हैं या आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आपका क्या है? अंग अंग मुस्कुरा जाता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके माता पिता या कोई आपके बड़े आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे या फिर आप कभी किसी के लिए अच्छा करें, आप अपने बड़ों के लिए कोई चीज अच्छी करते हैं, आप सोचेंगे कि आज तो बहुत खुश हो जाएंगे, तो आपका अंग अंग प्रसन्न हो जाता है, आपको अंदर से खुशी होती है कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है। तो विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का पुरस्कार पाकर राहुल का अंग अंग मुस्कुराने लगा। ऐसे ही यहाँ पर एक छात्र है राहुल, जो परीक्षा में क्या है? सर्वश्रेष्ठ आया, सबसे पहले यानी प्रथम श्रेणी पर आया, तो उसका अंग अंग मुस्कुरा गया, यानी वो बहुत खुश हो गया। इसके बाद है अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। तो अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। जब आप कभी कहीं यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, तो चढ़ाई करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं? थोड़ी देर जाने के बाद चलते चलते आपके अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं, यानी आप बहुत थक जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि जब आप कभी घर में भी कोई काम ज्यादा कर लें या फिर कभी अपने स्कूल का काम ज्यादा कर लें, तो क्या है? आप बहुत परिश्रम करते हैं, तो उससे क्या है? आपका अंग अंग ढीला हो जाता है। दिन भर परिश्रम करने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी मैं बहुत ज्यादा थक गया। इसके बाद है अंगूठा दिखाना, यानी साफ मना कर देना। मैंने वंश से व्याकरण की पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो जब हम अंगूठा किसी को दिखा देते हैं यानी साफ मना कर देते हैं, तो आपने घर में भी देखा होगा बच्चे क्या करते हैं कई बार, जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा तो वो ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। तो अंगूठा दिखाना यानी साफ मना कर देना। तो बच्चे क्या करते हैं, जब किसी को किसी का कोई काम नहीं करना होता या मना करना होता है, तो क्या है? उसको अंगूठा दिखा देते हैं, यानी साफ मना कर देते हैं। अपना समूह लेकर रह जाना, यानी शर्मिंदा होना। जब कोई बड़े अपने छोटों से कोई काम कहते हैं और छोटे इस बात को सुने नहीं, नजरअंदाज कर दे, ठीक है, तो क्या होते हैं? वो शर्मिंदा हो जाते हैं। ठीक है, अपना समूह लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे से बड़े हमें किसी काम को कहे या कोई चीज करे, तो हमें कभी भी उनको ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जब हम बड़े होंगे तो हमारे छोटे भी हम कभी हमारी इज्जत नहीं करेंगे, है ना। तो कभी भी हमें अपने से बड़ों के लिए या कभी किसी व्यक्ति को इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए कि वो शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, यानी अपना समूह लेकर रह जाएं, यानी उसका मुंह छोटा हो जाता है। जब हम किसी को इस तरह की बात कह दे या कुछ गलत कर दे किसी के साथ, तो वो उसका मुंह बहुत छोटा सा हो जाता है, यानी अपना समूह रह जाता है। आइनिश को प्रतियोगिता जीतने की पूरी आशा थी, किंतु परिणाम में कोई स्थान प्राप्त न कर पाने पर वह अपना समूह लेकर रह गया। ठीक है, यानी वो बहुत शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसे बहुत उम्मीद थी अपने से। अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कुछ समझ में ना आ। कहते हैं ना भाई, घर में भी बच्चों को डांटते रहते हैं या टीचर्स भी कहती रहती है कि इसकी तो अकल पर पत्थर पड़े हैं, यानी इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसको कितना ही समझा लो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लास में जैसे कोई मूर्ख बच्चा होता है, कोई बुद्धू बच्चा होता है जिसको देर से समझ में आता है, ठीक है, तो हमेशा आपकी टीचर्स जो है वो यही कहते रहते हैं कि इसकी तो अकल पर पत्थर पड़े हैं, इसको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे बच्चे जिनको आप कुछ भी समझाते रहे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता या फिर वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए उनको ऊपर कहावत बनी हुई है कि इसकी तो अकल पर पत्थर पड़े हुए, यानी इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रोहन ने साक्षात्कार की तैयारी तो बहुत की थी, परंतु प्रश्न सुनते ही उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया, यानी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया।
ठीक है, उसने तैयारी तो बहुत की, लेकिन जब प्रश्न उसके सामने आया तो उसके उत्तर पर एकदम पत्थर पड़ गए, उसको समझ नहीं आया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि स्वयं करना। कहते हैं ना, जैसे कि कोई बच्चा अपने लिए खुद कोई चीज गलत कर ले, जैसे बड़े होते हैं और बच्चे कोई गलती कर देते हैं, तो वो हमेशा क्या बोलते हैं कि अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार दें, है ना। अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना यानी आप क्या कर रहे हैं, परीक्षा आपकी निकट है, ठीक है, और आप परीक्षा के अंत दिन तक सिर्फ खेलने कूदने में, मनोरंजन में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके परिवार वाले या फिर आपके माता पिता आपसे क्या कहेंगे कि तुम अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, यानी अपना भविष्य अपने हाथों ही खराब कर रहे हो। क्योंकि कल आपकी परीक्षा, अगर आप परीक्षा अच्छे से नहीं दोगे, आप पढ़े तो हो नहीं, परीक्षा में क्या लिख कर आओगे, तो आपका रिजल्ट भी खराब होगा, परिणाम भी बुरा होगा, तो इससे क्या है कि आपका भविष्य खराब होगा। इसीलिए हमेशा माता पिता और परिवार वाले क्या कहते हैं कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मारोगे, यानी अपना भविष्य अपने आप ही खराब करोगे। शिवम जैसे बदनाम व्यक्ति से मित्रता करके नीरज ने अपने पैरों पर आपकी कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। तो हमें ऐसे व्यक्ति से भी कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए बाद में हानि का कारण बने, जो आपके लिए क्षति का कारण बने, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कुछ बच्चे होते हैं सेल्फिश, जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है, ठीक है, तो वो अपने भले के लिए कभी किसी का गलत भी कर सकते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि इससे हमारा भला हो सकता है लेकिन सामने वाले का बुरा हो सकता है, तो वो उस काम को करेंगे। तो इस तरह के बच्चे कौन से होते हैं, स्वार्थ सिद्ध, यानी उन्हें केवल अपना उल्लू सिद्ध करने से मतलब होता है, ठीक है। ऐसे घर में कुछ बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता के पास क्या, उन्हें क्या मतलब होता है, उन्हें मतलब होता है कि केवल अपना काम हो जाए, तो वो अपने काम के लिए हर चीज सही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनके भाई बहनों को या उनकी क्लास के सहपाठियों को किसी चीज की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो जरा भी आगे नहीं आते। तो इस तरह के बच्चे होते हैं स्वार्थ सिद्ध करने वाले बच्चे। आजकल हर आदमी सिर्फ अपना उल्लू ही सीधा करना चाहता है। आज के समय में हर आदमी क्या है, स्वार्थी। हर किसी को केवल अपने से मतलब है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। हर कोई अपने लिए हर चीज सोच सकता है, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता। तो आज के समय में इंसान क्या है, स्वार्थ सिद्धि वाला। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो घर में जब कभी कोई आपका रिश्तेदार आता है, तो उनमें से किसी न किसी में से एक ऐसा जरूर होता है जो अपने मुंह मियाँ मिट्टू होता है, यानी केवल अपने बारे में बोलते रहना, अपनी प्रशंसा करते रहना, ठीक है। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि अपनी प्रशंसा करते रहना। वो खुद में, कोई करे या ना करे, लेकिन वो खुद ही अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाले कहीं भी अच्छी नजर से नहीं देखे जाते। तो हर कोई उनको ऐसी ही नजर से देखता है, भाई इसको तो आदत है अपने बारे में मैं करने की, यानी अपने बारे में ही प्रशंसा करने की। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग अलग रहना, ठीक है। तो होते हैं ना कुछ बच्चे जो, बाकी बच्चे सब एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है कि जो बिल्कुल अलग बैठा है, वो अपने, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने काम में लगा हुआ है। तो इसीलिए उस बच्चे से कहा जाता है कि भाई तुम कैसे अपनी खिचड़ी अलग अलग पका रहे हो, तुम कैसे बाकी सबसे अलग हो, ठीक है। तो कुछ, हर किसी का अपना अपना अपनी आदत होती है, हर किसी का अपना रहने का तरीका होता है, सभी के विचार अलग अलग हैं। तो किसी किसी की खिचड़ी अलग पकती है, यानी किसी किसी की आदत बाकी सबसे नहीं मैच होती। हर किसी के विचार आदतें सेम नहीं होती, हर किसी की आदतें अलग अलग होती है। तो जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग होते हैं, उनको यही कहा जाता है कि ये अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, यानी इसका ये तो अपना काम, इसको अलग अलग रहना पसंद है। आजकल देश में हर नेता अपनी खिचड़ी अलग पकाता दिख रहा है, यानी हर नेता क्या है, केवल अपनी अपनी खिचड़ी यानी अपने अपने बारे में ही कर रहे हैं। हर किसी को अपने लगी है, कोई भी किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। अंगार उगलना यानी खरी खोटी सुनाना, ठीक है। तो जब भी आपके माता पिता आपसे गुस्सा होते हैं, तो वो क्या है, एकदम अंगार उगलते हैं, यानी गुस्से में होते हैं बहुत, ठीक है। तो खरी खोटी सुनाते हैं, या फिर जैसे कि आपके घर पे कोई नौकर है, उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके घर के बड़े क्या करते हैं, उस पर अंगार उगलते हैं, गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, उसको खरी खोटी सुनाते हैं। बेटा छोटी छोटी बातों पर इस तरह अंगार उगलना ठीक नहीं होता है, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना यानी सर्वनाश करना। तो ईंट से ईंट बजाना यानी सर्वनाश करना। वो क्या है कि जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो आपस में सब क्या है, एक दूसरे की ईंट से ईंट बजाते रहते हैं, यानी बहुत झगड़ा करते हैं। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सैनिकों की ईंट से ईंट बजा दी।
19-20 का अंतर यानी बहुत कम अंतर होना। जब हम किसी चीज में कोई कंपैरिजन तुलना करते हैं, जैसे आप कभी कोई चीज बाजार से लाए हो, ठीक है, एक चीज आपने दूसरी जगह से खरीदी, एक चीज आपने दूसरी जगह से, अलग अलग जगह से चीजें खरीदी, और आप घर पर लाकर पूछते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो आपके घर वाले क्या करेंगे कि ठीक है वो अच्छी है लेकिन ये वाली थोड़ी ज्यादा बेटर है, यानी 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क यानी बहुत थोड़ा फर्क होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 19 अंक और 20 अंक का फर्क होना, इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत अंतर होना, यानी दोनों चीजों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। सागर और सुमित के व्यवहार में मात्र 19-20 का अंतर ही प्रतीत होता है। तो किसी किसी का व्यवहार एकदम हुबहू मैच करता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सागर और सुमित के व्यवहार में बस थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क है, बाकी उन दोनों का व्यवहार एक दूसरे से मिलता जुलता है। उंगली पर नचाना यानी अपने वश में रखना। आजकल बहुएं अपनी सास को उंगली पर नचाती है, यानी उनको अपने वश में रखती है। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कठोर परिश्रम करना। तो क्या ये जब हमें लगता है कि हमारी परीक्षा हमारे निकट आ रही है, तो कुछ बच्चे जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हमें परीक्षा में सफल होना है, तो वो क्या करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन परीक्षा में सफल हो जाते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। कक्षा में प्रथम आने के लिए मोनू ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ठीक है। तो जो बच्चे कक्षा में प्रथम आते हैं उन्हें क्या करना होता है, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कक्षा में प्रथम आने के लिए। 1 और 1 11 होना यानी एकता में बल, ठीक है। तो कहते हैं ना भाई 1 और 1 11 होते हैं, यानी एक सिंगल एक तो हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन एक के साथ एक और मिला दे तो क्या बन जाता है 11। तो 11 का मतलब ये नहीं कि 11 अंक हो रहा, यानी अगर हम बहुत सारे मिल जाए तो हम उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी एकता में बल होता है, यानी एकजुट होकर हम कोई काम करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से निपट सकता है, ठीक है। तो घर में परिवार में अगर एक काम को एक व्यक्ति करेगा वो बहुत देर में करेगा, वो काम बहुत देर में समाप्त होगा, लेकिन सब मिलजुल कर कोई काम करेंगे तो क्या है, वो काम बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाए। सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखो, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सबके साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। कलई खुलना यानी भेद खुलना। वह बहुत होशियार बनता था परंतु आज उसकी कलई खुल गई है, ठीक है। तो क्या है, जब किसी का भेद खुल जाता है वो क्या होता है कि कोई भी चाहे कितना ही शातिर होशियार बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन कभी ना कभी उसकी कलई जरूर खुल जाती है, कभी ना कभी उसका भेद जरूर खुलता है। कफन सिर पर बांधना यानी मृत्यु के लिए तैयार होना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई भारतीय सैनिक जो है वो कफन सिर पर बांधकर मैदान में दौड़ पड़े हैं, यानी सिर पर कफन बांधकर आ जाना, यानी क्या है, मृत्यु के लिए तैयार होना, कि हम मृत्यु के लिए एकदम तैयार है कि अब चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए हमें किसी भी चीज से कोई डर नहीं। भारत के सैनिक सदैव कफन सिर पर बांधे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का कोई भी डर नहीं होता, वो हमेशा अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष महसूस करना। दुर्घटना होने पर भाई को सकुशल देखकर विशा का कलेजा ठंडा हो गया। तो कहते हैं ना, माता पिता जब बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, बड़े होते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो माता पिता हमेशा क्या कहते हैं कि हमारा कलेजा ठंडा हो गया, यानी हमें संतोष मिल गया। तो जब आपके बच्चे अच्छा काम करते हैं या फिर तरक्की करते हैं, ठीक है, तो आप भविष्य में क्या सोचते हैं, आपको भविष्य में बस इसी बात से संतोष रहता है, आपका कलेजा ठंडा रहता है कि आपके बच्चे सही है और आपकी जो मेहनत थी, परिश्रम था, वो कामयाब हो गया, है ना। माता पिता इतनी मेहनत से परिश्रम करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं, कामयाब करते हैं, लेकिन जब बच्चों को कामयाबी मिल जाती है तो उनको संतोष मिल जाता है, यानी उनका कलेजा ठंडा हो जाता है। कान पर जू न रेंगना यानी कुछ भी असर ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी कुछ भी बोलते रहो, उनके कान पर जू नहीं रेंगती, तो कान पर जू न रेंगना यानी उनके कान पर जू नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये होता है कि उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा। आप कितने उनको समझा लो, कितने ही कह लो, वो आपकी बात को इधर एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए ये कहावत है, ये मुहावरा सिद्ध किया गया है कि कान पर जू न रेंगना, यानी जब किसी को कोई बात समझ ना आए तो उसके कान पर जू नहीं रेंगती। महंगाई के कारण जनता का बुरा हाल हो रहा है, परंतु नेताओं के कान पर जू भी नहीं रेंगती।
ठीक है, यानी उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, उन्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब जनता है, जिनको इस महंगाई को सामना करना पड़ रहा है, उनको इस बात का पता है। तो जब तक कोई चीज किसी के सामने नहीं आती, कोई किसी चीज का सामना नहीं करता, तब तक उसे उस परेशानी या उसके दुख के बारे में नहीं पता चलता, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ये मुहावरा सिद्ध किया गया है कि महंगाई के कारण जनता तो बुरे हाल में है, लेकिन इस चीज को देखते हुए नेता लोग जो है उनके कानों पर धूल भी नहीं रेंगती, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। खून खोलना यानी क्रोध से भर जाना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई गुस्से में कई बार जब बड़े आपस में गुस्सा करते हैं या आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई मेरा खून खोल रहा है, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मेरे सामने से हट जाओ और ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो खून खोलना यानी हमें अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आना। पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी सीमा में देखकर भारतीय सैनिकों का खून खोल गया, उठा, यानी बहुत गुस्सा आ गया। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें याद करना। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं ना कई बार कि पुराना कुछ गलत हुआ हो या कोई भी चीज हुई हो, तो क्या है कुछ पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा उस समय ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, है ना। तो इस तरह की बातें करते हैं, तो जिससे क्या है कि अगर वो लड़ाई की चीज है तो वापस लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो घर परिवार में कभी भी हमें पुरानी बातों को नहीं छेड़ना चाहिए। पुरानी बातों को जितना हम बाहर लेकर आएंगे उतने ही लड़ाई झगड़े के या बहस के कारण बनेंगे वो, ठीक है। तो इसीलिए वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा या बड़ा व्यक्ति होगा, वो समझाने के लिए क्या कहेगा कि ठीक है, चलो ठीक है, रहने दो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, यानी जो मुर्दे जो चीजें खत्म हो गई, दफन हो गई, उनको आप मत उठाओ, क्योंकि उनको उठाने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है, और सबके दिमाग परेशान होंगे, हर किसी को परेशान होंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ते रहने से आपसी संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपस में जो लड़ाई चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर गड़े मुर्दे ऐसे उखाड़ते रहेंगे तो आपस की लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकते। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी एक बात पर स्थिर न रहना। तो कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो अपनी बात पर कभी नहीं टिकते, वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं कि आज ऐसा तो कल वैसा तो परसों वैसा, ठीक है। तो आप कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, वो हमेशा गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं, या जिसने ऐसा कह दिया तो ऐसे हो गए, कल किसी ने वैसा कह दिया तो वैसे हो गए। तो यानी वो उन पे अपना कोई संयम नहीं होता, वो अपनी बात में स्थिर नहीं रहते। नेताओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यानी नेता लोग क्या करते हैं, जब वोट चाहिए होती है, जब उन्हें जनता से काम होता है, तो उनके सामने हाथ जोड़कर आ जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, ठीक है, और हम देश के लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, तरह तरह के आश्वासन देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो लोग नेता बन जाते हैं या अपने पद पर पहुंच जाते हैं, तो तब वो किसी को नहीं दिखाई देते, तब वो देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो क्या करते हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। यानी जब उन्हें जरूरत थी तो तब वो सबके सामने इस तरह से आकर वोट मांग रहे थे, लेकिन जब उनका काम निकल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो उन्होंने अपना रंग बदल दिया, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारे मुहावरे खत्म होते हैं बच्चों। उसके बाद हम अपनी लोकोक्तियां पढ़ेंगे। तो लोकोक्तियां क्या होती है, जो कहावतें लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों के माध्यम से प्रकट करती है, वे लोकोक्तियां कहलाती हैं। तो लोक जीवन के आधार पर अपने अनुभवों को समझते हुए लोगों ने कुछ सामान्य शब्दों में कुछ कहावतें प्रकट की है, उसी को हम लोकोक्तियां कहते हैं। ऐसे वाक्य, कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संकेत में ही सच्चाई को प्रकट कर सके, लोकोक्ति कहलाती हैं। तो आइए कुछ लोकोक्तियां अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित पढ़ते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम सोचे कि कोई भी काम है, अगर एक ऑफिस का काम है, हम सोचे कि एक अकेले व्यक्ति को हम नियुक्त कर लेते हैं और ये सारा काम करेगा, तो क्या वो कर सकता है? नहीं। तो अकेला चना कभी भी फाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। तो अकेले चने से यानी अकेले व्यक्ति से कभी कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, यानी जिस हर किसी को अपने अपने काम में निपुणता होती है, एक व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, ठीक है। पूरी कक्षा शोर कर रही थी, अकेले कपिल के चाहने से कक्षा चुप ना हो सकी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो होता है ना, जब कक्षा में से अध्यापक चले जाते हैं तो सब बच्चे शोर करने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है होनहार जो सोचता है कि सब बच्चे चुप रहे, लेकिन वो अकेला क्या कर सकता है, वो अकेला चुप बैठ सकता है, वो सबको तो चुप नहीं कर सकता, वो कोशिश भी करेगा तो एक एक करके सबको चुप नहीं कर पाएगा, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर ये कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी एक अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता अगर जब तक सब उसका साथ नहीं देंगे। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो आपने सुना होगा आपके माता पिता या फिर अध्यापक आपसे कहते होंगे कि जब समय था तब आपने पढ़ाई नहीं की, अब परीक्षा आपके सर पर है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपके माता पिता या अध्यापक आपसे क्या कहेंगे, यही कहावत देते हैं कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब तो परीक्षा सर पर है, अब तो वही परिणाम होगा जो तुमने किया है। ठीक है, जब समय था तब तो काम पर ध्यान नहीं दिया, नहीं, अब ग्राहक रो रहे हैं, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी समय रहते हुए हमें अपनी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। अधजन गगरे छलकत जाए, यानी थोड़ा ज्ञान रखने वाले ही अधिक घमंड करते हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो उनके अंदर उतना ही घमंड होता है। जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान होता है वो कभी घमंडी नहीं होगा, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो हमेशा आपको घमंडी दिखाई देते हैं। निशान से फेल है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर वह सब पर अपना रूप जमाना चाहती है। किसी ने सच ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ा ज्ञान होने पर ही इंसान जो है वो घमंड में आ जाता है। अपने गले में कुत्ता भी शेर होता है, यानी अपने घर में कमजोर भी साहस दिखाता है। तो होता है ना, जैसे बच्चे कई बार क्या होते हैं अपने घर पे शेर बन के दिखाते हैं कि अपने घर में रहते हैं तो कोई भी उनके घर पे आ जाए कुछ आते हैं तो उसको रोब दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, तो अपने घर में हर व्यक्ति शेर होता है। ये कहावत है कि अपना घर है या अपने घर में है यहाँ पे है तो कोई भी व्यक्ति आपको कभी कुछ नहीं कह सकता, तो कोई भी आप पर ताकत नहीं आजमा सकता। तुम अपने घर में बैठकर बढ़ चढ़कर मत बोलो, अपने गले में तो कुत्ता भी शेर होता है। ऊंट के मुंह में जीरा है, यानी आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होगा। ऊंट के मुंह में जीरा है, यानी आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होगा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब ये नहीं कि ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया, यानी ऊंट के मुंह में जीरा से कहावत ये है कि जितना चाहिए था उससे बहुत कम मिला है। ठीक है, तो कई बार आप क्या करते हैं कि परीक्षा में आपने पूरी बुक पढ़ ली, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें छोड़ दी आपने कि चलो ठीक है, आपने सोचा कि ये नहीं आएंगी, इनको छोड़ देते हैं, तो वही चीजें आपके परीक्षा में आपके सामने आ जाती हैं और आप अपनी परीक्षा का परिणाम आपका गलत हो जाता है। तो आपके लिए क्या कहावत हो गई कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आपने इतना पढ़ा, इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी परिणाम क्या मिला, बहुत थोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए कहावत क्या है, ये ऊंट के मुंह में जीरा, यानी यह जानते हुए भी कि गाजर का हलवा मुझे बहुत प्रिय है, तुम मेरे सामने थोड़ा सा हलवा रख रही हो, यह तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो जब कभी घर में कोई अच्छी चीज बनती है और आपको बहुत कम मिलती है तो आप क्या कहते हैं कि ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, उसके बाद भी आपने मुझे बहुत थोड़ी सी दी है, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हो गई, यानी मुंह में जाने के बाद पता ही नहीं चलेगी कि कितनी गई है क्या नहीं है, तो यानी मैं इसका अच्छे से स्वाद नहीं ले पाऊँ। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी ऊपरी दिखावा। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत आकर्षित दिखाई देती है कि इन पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन उन पर कोई भी चीज अच्छी नहीं मिलती। तो आप क्या कहते हैं कि केवल ऊंची दुकान है, पकवान फीके हैं, यानी वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए, है ना। तो आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, वहां का खाना अच्छा ना लगे, तो आप क्या कहेंगे कि केवल दिखावा है, बस ऊपरी दिखावा है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। यानी जिस मेन कारण आप गए हैं वहां पर खाना खाने के लिए गए हैं, अगर वो ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या है, फिर सब चीजें बेकार। शर्मा जी की दुकान बाहर से तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, परंतु जब अंदर गए तो सारा सामान घटिया निकला। इसे कहते हैं कि ऊंची दुकानों फीके पकवान। एक अनाज 100 विमान, यानी एक वस्तु के अनेक ग्राहक। तो घर में जब कोई चीज आती है वो एक ही होती है और बाकी बच्चे सब कहते हैं कि ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहावत सिद्ध होगी कि एक अनार है लेकिन बीमार 100 है, यानी चीज एक है लेकिन उसको लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्राइमरी विद्यालय में लिपिक का एक स्थान रिक्ता, जिसके लिए लगभग 200 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे। इसे कहते हैं एक अनार 100 विमान। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी वैकेंसी, कोई भी पद खाली होता है तो उस पर पता नहीं कितने कितने लाखों बच्चे जो है उस पर वो भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं। तो क्या है कि स्थान क्या है, स्थान 1 या 2 होते हैं, लेकिन उस पर रिक्तियां कितनी भरी जाती हैं, पद कितने भरे जाते हैं, फॉर्म लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, तब जाकर वो 2 रिक्तियां जो है वो भरती है, ठीक है। तो एक अनार होता है, बीमार कितने होते हैं, 100 होते हैं। एक पंथ 2 काज, यानी एक कान से 2 लाख, ठीक है। कभी कभी आप जब बाजार जा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो ठीक है ये लेके आना है, और आपको कोई पुराना काम होता है आप सोचते हैं चलो ठीक है वो भी कराएं। तो यानी आप एक साथ सोचते हैं कि 2 काम हो जाए,
ठीक है। या फिर घर में भी आप सोचते हैं कि इधर से ये भी काम हो जाएगा या उधर से ये भी हो जाएगा, तो जब आप एक साथ दो कामों को करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका एक पंथ दो काज की कहावत सिद्ध करता है, यानी एक साथ आप दो काम कर रहे हैं। समीर परीक्षा देने दिल्ली आया था और वहां आकर उसे लाल किला, अक्षरधाम, कुतुब मीनार भी देख ली। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। तो अब ये बच्चा क्या था कि परीक्षा देने के लिए दिल्ली गया था, लेकिन जब दिल्ली गया ही था तो परीक्षा देने के बाद इसने सोचा कि यहाँ पर ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसको क्यों ना यहाँ का भ्रमण कर लिया जाए। इसने वहां पर वो सब चीजें भी घूम ली। तो उसने क्या करा, एक पंथ दो काज का काम कि एक साथ उसके दोनों काम। कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, यानी बहुत बड़ा अंतर हुआ। तो कहते हैं ना कि जैसे एक व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत महान होता है, और उसके सामने एकदम बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, तो क्या कहावत सिद्ध होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कहाँ इतने विद्वान है ये और कहाँ तुम बिल्कुल वो को एकदम है। तो जब कोई व्यक्ति किसी के सामने एकदम श्रेष्ठ खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति सामने वाला एकदम मूर्ख यानी निम्न श्रेणी का होता है, तो उसके लिए कहावत बनी है कि आज के नेताओं की तुलना सरदार पटेल या नेहरू जी से करना व्यर्थ है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कूदा पहाड़ निकले चुहिया, परिश्रम अधिक लाभ बहुत कम। ठीक है, तो जब आप कभी कभी बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन लाभ आपको बहुत कम मिलता है, यानी परीक्षा में आपने बहुत अच्छी परीक्षा दी लेकिन आपके अंक बहुत कम प्राप्त हुए आपको, तो आप क्या कहेंगे कि कूदा पहाड़ निकली चुहिया, कि हमारी परीक्षा तो बहुत अच्छी गई थी, हमने बहुत अच्छा पेपर किया था अपना, लेकिन अंक तो बहुत ही कम प्राप्त हुए। तो ये क्या कहावत हुई कि कूदा पहाड़ निकले चुहिया। उसने अपने माल का इतना विज्ञापन किया परंतु बिक्री हुई तक 300 रुपए की। इसे कहते हैं कि कूदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, लेकिन उसके बाद भी परिणाम बहुत थोड़ा मिला। घाट घाट का पानी पीना, यानी कई तरह के अनुभव होना। ठीक है, तो वरुण ने घाट घाट का पानी पी रखा है तो उसे बेवकूफ कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है, यानी उसे बेवकूफ नहीं बनाना, यानी उसको कभी भी पागल नहीं बना सकते। ठीक है, उसको हर तरह का ज्ञान है, वो हर जगह रहा हुआ है, हर तरह की उसे ज्ञान है, तो इसीलिए तुम उस व्यक्ति को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। चिराग तले अंधेरा, यानी अपना दोष दिखाई न देना। तो कभी कभी क्या होता है कि आपस में जब किसी की लड़ाई होती है तो वो हमेशा दूसरों के दोष गिनवाता रहता है, वो अपने दोष के अंदर नहीं, दोष की तरफ नहीं देखेगा, अपनी गलतियों की तरफ कोई नहीं देखता, यानी उसके चिराग तले कितना अंधेरा हो रहा है उसको नहीं दिखाई दे रहा। यानी कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, दिए के नीचे भी अंधेरा होता है। तो यानी दिए की भी क्या है, केवल ऊपर ऊपर की रोशनी है, लेकिन दिए के नीचे भी हमेशा अंधेरा होता है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ कह रहे हैं, किसी के अंदर दोष निकाल रहे हैं, तो उससे पहले हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितने दोष हैं। ठीक है, तो कभी किसी को गलत साबित नहीं करना चाहिए, किसी को गलत बोलते हुए एक बार अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए कि आपके अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं। मास्टर साहब ने कई लड़कों को अच्छी शिक्षा देकर खूब सम्मान प्राप्त किया, परंतु वे अपने ही बेटों को पढ़ा ना सके, तो इसे कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। यानी उन्होंने इतने सारे बच्चों को, छात्रों को पढ़ाया, सबको विद्वान बनाया, लेकिन अपने ही बेटे को नहीं पढ़ा सके। क्या था, उनके दिए तले अंधेरा था। यानी उन्होंने इतने बच्चों को प्रकाश प्रदान किया लेकिन अपने ही घर के अंदर जो अंधेरा फैल रहा था उसको रोशनी नहीं दे पाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही जीत होती है। जो व्यक्ति पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, उसी की हमेशा जीत होती है। आज के युग में दुर्बल राष्ट्रों को कोई नहीं पूछता है, आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यानी जिसके पास शक्तियां हैं उसी की जीत है। तो इसीलिए कहा जाता है जो बच्चा होनहार होता है या विद्वान होता है, कहते हैं ना कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, घर में भी कहते हैं या कक्षा में भी कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके अंदर पावर है, जिसके पास सब कुछ है, उसी की चलती है हमेशा। तो आज के जमाने में तो क्या है, पैसे वालों के पावर है ना, कि कहते हैं कि भाई ये तो पैसे वाला है, इसकी जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी इसी की लाठी इसी की भैंस है, क्योंकि इसके पास पैसा है, पावर है, तो ये सब कुछ कर सकता है। जैसे करनी वैसे भरनी, यानी कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। तो ये कहावत बनी हुई है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, लेकिन बुरे कर्म करोगे तो बुरा पाओगे। तो कर्मों का फल हर इंसान को जरूर मिलता है। अगर आज आप अच्छा करोगे तो कल आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आज आप बुरा करोगे तो सामने चाहे आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो, लेकिन कभी ना कभी आपके साथ बुरा जरूर होगा। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए, अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे होते हैं तो उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। कोई दे या न दे, लेकिन भगवान आपको जरूर देते हैं। राम सिंह को अपने मित्र के कत्ल के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा हुई। किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही पाओ। जो बरसते हैं वे बरसते नहीं, यादा बोलने वाले कुछ काम नहीं किया करते। ठीक है,
तो जो व्यक्ति बहुत बोलते रहते हैं, हाँकते रहते हैं कि मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तो वो क्या है, वो केवल गरजने वाले बादल होते हैं। यानी जो व्यक्ति इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, यानी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बादल केवल गरजने वाले होते हैं, बरसने वाले नहीं होते। यानी वो व्यक्ति कुछ काम के नहीं होते हैं। तुम्हें उसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो बादल क्या होते हैं, बादल केवल बहुत जोर जोर से गरजते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो केवल गरजना करते हैं, केवल डरा धमकाना जानते हैं, लेकिन उनके बस की कुछ नहीं होता। होता चना बाजे भरा, यानी अयोग्य व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता कम होती है वो हमेशा बहुत अधिक दिखावा करता है, यानी जितना ही चना होता होगा उतना ज्यादा बचेगा, ठीक है। और जो भरा हुआ चना होगा, यानी जो योग्य व्यक्ति होगा, वो कभी किसी को कोई दिखावा नहीं करता है। लाभों में न योग्यता है और न ही सामर्थ्य है, फिर भी वह अपनी प्रशंसा करता रहता है। इसी को कहते हैं थोता चना बाजे धरा, यानी जिस व्यक्ति में योग्यता होती है वो कभी दिखावा नहीं करता। दूर के डोल सुहावने, यानी दूर की वस्तुएं हमेशा अच्छी लगती हैं। तो कहते हैं ना, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो दूसरे कहते हैं कि नहीं भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सामने वो अच्छे हैं। लेकिन जो इंसान के पास में रहता है, जिसको सारी चीजें पता हो रहती है, तो वही इस बात को बता सकता है। तो जो दूर की वस्तु होती है उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, यानी दूर के डोल सुहावने होते हैं। कोई चीज किसी से दूर रहती है तो हमें हमेशा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो दूर से देखने में हर चीज बहुत ही प्रिय लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन पास आने पर हमें उसकी हर कमियां दिखाई देती हैं। हम उसके पास रहते हैं, हम उसके नजदीक रहते हैं, तो हमें इसके अंदर 10 चीजें दिखाई देती हैं। दूर की चीजें हमेशा बहुत ही सुहावनी दिखाई देती हैं। आजकल के नवयुवकों को पश्चिमी सभ्यता से बहुत लगाव है, परंतु वे उसके दुष्परिणाम नहीं जानते। वे यह नहीं जानते कि दूर के डोल सुहावने होते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति गुणों की परख नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि भाई ठीक है, अगर एक व्यक्ति है जिससे घर में सब व्यक्ति को हर चीज का पता चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी हर एक खाने की चीज बनाई है आपने, हर किसी को स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन एक को स्वाद नहीं आ रहा। घर में एक व्यक्ति ऐसा है, वो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा, उसको क्या कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी तुम क्या जानो कि इसके अंदर क्या स्वाद है। यानी मूर्ख व्यक्ति को गुणों की परख नहीं हो सकती। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको कभी किसी के गुण नहीं दिखाई देंगे। गायक द्वारा मधुर गीत गाने पर भी विपिन कार्यक्रम में से उठकर चल दिया, यानी उसको उस गायक की कोई वैल्यू नहीं, उसने इतनी मेहनत इतने परिश्रम से उसने मधुर गीत गाया, लेकिन उसको उसकी कोई भी कदर नहीं थी। तो किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से मित्रता और अंदर से कपट। बहुत से मित्र आपके ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो आपके लिए बहुत अच्छे बन के दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए कुआ खोदते हैं, यानी अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी रखते हैं, ठीक है। आपकी चुगली इधर उधर करते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपका गलत करना चाहते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं, इस तरह के मित्र आपके मुंह में राम और बगल में छुरी लिए घूमते हैं। विकास तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, उसकी मित्रता तो एक दिखावा है, वह तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहते हैं ना, जैसे माँ बाप कई बार बच्चों से परेशान हो जाते हैं, तो मम्मियाँ डांटती हैं बच्चों को कि ठीक है रुक जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। यानी क्या है, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते, यानी जो दुष्ट बच्चे होते हैं, चालाक होते हैं, जो प्यार से बातें नहीं मानते, क्या है वो पिटाई से मानते हैं, ठीक है। समझाने बुझाने पर तो उसने पिता का कहना नहीं माना नहीं, परंतु अब जब उन्होंने संपत्ति के अधिकारों से उसे वंचित कर दिया तो वह अपने किए पर रोता फिरता है। सच ही कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कहावत सच है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरा देखने में थोड़ा छोटा होता है, अर्थात यह पूरे वाक्य का एक अंग मात्र होता है। साथ ही इसमें लाक्षणिक अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे कि खाप छानना। तो इस वाक्यांश का अर्थ वास्तव में खाप को छानना नहीं है, अपितु मारा मारा फिरना है। परंतु लोकोक्ति में जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है वह लगभग पूर्ण होता है, ठीक है। यानी जिस अर्थ को हम बता रहे हैं वो लगभग पूर्ण होता है, यानी उससे उसकी कहावत पूरी होती है। जैसे कि कोयले की दलाली में हाथ काला, तो इस उदाहरण में अर्थ का अधूरापन नहीं है और न ही वाक्य का अधूरापन है। तो लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आपने कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ी हैं।
ठीक है। तो मुहावरे जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और लोकोक्तियां वो जन जो है वो अपने अनुभवों के आधार पर जिन्होंने कुछ कहावतें सिद्ध करी है वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप इनको अभ्यास में अच्छे से पढ़ेंगे और इनके वाक्य प्रयोग को समझेंगे, और कुछ और मुहावरे या लोकोक्तियां आप अभ्यास में लिखेंगे, बनाएंगे उनको, जो आपने इधर उधर अपने आस पड़ोस में कभी कहीं सुनी होंगी। तो उन कहावतों को, उन मुहावरों को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।